चलिए भाई क्लास चालू करें हम लोग। कल वाले टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताओ, कल का समझ में आ गया था? कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था एफआरसी की गाइडलाइन, जो उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के लिए दी है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफआरसी ने गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन दे रखी है भाई एफआरसी ने? एफआरसी कहता है कि भाई जो भी कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रीमियम जिनकी लिस्टिंग हुई भी है, वो कोड को कंप्लाई करना उनको पड़ेगा। और अगर वो कंपनीज जो है वो कंप्लाइंस नहीं करती हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं वो उनको बताना पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये आ गया था समझ में? क्लियर, यस और नो? ये आ गया था समझ में, आया ना? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट कल हमने ये पढ़ा था। दूसरा पॉइंट हमने कल क्या पढ़ा था इसमें? कि भाई ऑडिट कमिटी को का जो भी अरेंजमेंट है, जो भी काम वो करेगी, वो अकॉर्डिंग टू दी कंपनी के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से करेगी। ठीक है, उसके अरेंजमेंट जो है देखो बराबर के होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि भाई कमिटी के चेयरमैन, ऑडिट कमिटी का जो चेयरमैन है, बोर्ड का जो चेयरमैन है, कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर है, उसके अलावा फाइनेंस डायरेक्टर है, उनके रिलेशनशिप के बारे में हमने बात करी थी। ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, ओपन वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और आपस में जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट उन लोगों के बीच में होनी चाहिए। ये हमने कल थर्ड गाइडलाइन पढ़ी। फोर्थ गाइडलाइन हमने पढ़ी कि मैनेजमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि ऑडिट कमेटी को प्रॉपरली आप इन्फॉर्म रखोगे, और ऑडिट कमेटी को जो भी रिक्वायर्ड कॉपरेशन है आप वो देंगे। इसके अलावा ऑडिट कमेटी के कोर फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे कि कोर फंक्शन जो है वो ओवरसाइटनेस है, साइटेडनेस है, असेसमेंट है, रिव्यू है। और ऑडिट कमेटी का काम जो है वो ये नहीं है कि वो दूसरों का काम करेगी, वो अपना काम करेगी, वो दूसरों का काम नहीं करेगी। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आपको क्या, आप अगर दूसरों का काम करोगे तो आप अपना काम खुद करोगे। और इसके अलावा बोर्ड को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भी आप जैसे ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है आपको, वैसे आप भी ऑडिट कमेटी को रिव्यू करोगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट हम लोगों ने कल एफआरसी गाइडलाइन में पढ़े। ये क्लियरली बेटा समझ में आ गया आप लोगों को? महवेश, निधि, सारिया, ये समझ में आए? 3 पॉइंट, 4-5 पॉइंट जो कल हमने पढ़े थे, यहाँ पे कॉर्पोरेट यस सर। गवर्नेंस कोड के इम्प्लीमेंटेशन में एफआरसी की क्या गाइडलाइन दे रखी है। फिर हमने ऑडिट कमिटी के बारे में पढ़ा। एफआरसी कह रही है कि ऑडिट कमिटी को क्या करना चाहिए। तो आप अपने नए सदस्यों को इंडक्शन ट्रेनिंग दोगे। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स होल्ड करेंगे यहाँ पर, कम से कम साल में 3 मीटिंग्स तो आपको करनी करनी है ना। और कह रहे हैं ये कि आपको इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर से मिलना है, बिना मैनेजमेंट के मिलना है ना। मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए जब आप मीटिंग कर रहे हो। आपको बोर्ड को रिपोर्ट करना है कि किस तरीके से आप अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हो। मतलब आप अल्टीमेटली रिपोर्ट करोगे बोर्ड को। ये मैंने कल समझा दिया था कि ऑडिट कमिटी चाहे भली है, बट इट इज वर्किंग अंडर दी बोर्ड। बोर्ड के अंडर ही आप कमिटी, समिति आपकी बनाई है, समिति जो है वो रिपोर्ट करेगी यहाँ पे कि भाई हम अपना काम कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट इंश्योर करना है, स्पेशली हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल के मामले मामले में। और इसके अलावा रिव्यू एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू। अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर के कोई इशू है, कोई सिग्निफिकेंट इशू है, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, रिव्यू कीजिए और रिपोर्ट करना है अपने को बोर्ड पे। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट है, जजमेंट है, इन ये अप्रोप्रिएट है नहीं है, ये आप कंसीडर करोगे। आप मैनेजमेंट से रिपोर्ट लोगे अगर, अच्छा ये कल मैंने आपको डिटेल में पॉइंट समझा दिए थे कि भाई अगर इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर अगर किसी भी कंट्रोल का टेस्ट किया है तो उसका रिजल्ट आप मैनेजमेंट से मांगोगे कि भाई उन्होंने जो टेस्ट किया उसका क्या रिजल्ट रहा, वो हमें बताइए आप। ठीक है, और इसके अलावा सिस्टम जो कि हमारे फाइनेंशियल रिस्क को मॉनिटर, मैनेज और असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बनाए गए हैं, इन सिस्टम्स को रिव्यू आपको करना है। और इसके अलावा कल हमने पढ़ा था यहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन को की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर रिव्यू करना, और अगर नहीं है तो फिर आपको ये कंसीडर करना है कि जरूरत है या नहीं। ठीक है,
और ये वाला कल मैंने काफी डिटेल में बात करी थी, विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट। ये समझ में आ गया था ये वाला पॉइंट, विसल ब्लोइंग वाला कल अच्छे से, है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट को आपको रिव्यू करना है भाई, कंपनी में वाकई ऐसा अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर कोई फ्रॉड एंड एरर हो है तो लोग उसके बारे में खुल करके बात करें, रिपोर्ट करें उसको, है ना, ये चीजों। अब आ जाते हैं हम लोग एनुअल रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ तुम लोगों को एनुअल रिपोर्ट का मतलब पता है क्या क्या होता है? पता ही नहीं, पता एनुअल रिपोर्ट का मतलब यस सर। क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? कौन बताएगा? यार तुम लोगों के ग्रुप पे मैसेज डाल दो ना कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, बाकी सारे बच्चे भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, जो है वो तो है ही सही। ठीक है, बाकी जब करेंगे करेंगे। एनुअल रिपोर्ट के बारे में कौन बताए क्या होता है एनुअल रिपोर्ट? बार बार हम लोग बता रहे हैं। हाँ मैं बोलो। सर इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट रहती है, शेयर होल्डर्स को देनी होती है, जो पूरा ईयर का फाइनेंशियल रिपोर्ट बताती है। ठीक है, तो देखो वैसे तुमने बोला काफी हद तक ठीक है, बट इट्स नॉट ऑल करेक्ट। तो एनुअल रिपोर्ट वर्ड ही देखो, सबसे पहली बात तो एनुअल है। एनुअल मतलब हो गया कि जो हमारा बेसिकली अकाउंटिंग ईयर है। अब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल को लेकर के हमारा 31 मार्च तक। ये होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। होता ही नहीं होता, यही होता है अकाउंटिंग ईयर हमारा। ये हमारा बेटा अकाउंटिंग ईयर है। तो इस पूरे साल की के बारे में, ठीक है, कल मैंने ना आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि देखो अल्टीमेटली पैसा लोगों का है। ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसमें पैसा किसका है? उसमें इन्वेस्टर का पैसा है। किसका पैसा है भाई यहाँ पे? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ या ना? यस वो पैसा इन्वेस्टर का पैसा है, वो बोर्ड का पैसा नहीं है। लेकिन उस पैसे को संभालने के लिए इन्वेस्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने बोर्ड को अपॉइंट किया है। ये आ गया था समझ में? क्लियर है, सिंपल सी चीज है ना? ये बात आप लोग समझिए। सबसे पहले शेयर होल्डर्स ने अल्टीमेटली बोर्ड को अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है यहाँ पे? शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है बोर्ड को? आवाज आ रही है मेरी? निधि और सारिया हो, महविश कहाँ चली गई यस सर। ना? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि अल्टीमेटली बोर्ड जो कि कंपनी को संभाल रहा है, उसका अपॉइंटमेंट किसने किया अभी यहाँ पे? किसने किया है? क्या हो गया, बोलो ना, आवाज नहीं आ रही क्या? किसने किया अपॉइंटमेंट? निधि आवाज आ रही है? सारे आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे? क्या हो गया यार, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही सर। हाँ तो बताओ ना, अल्टीमेटली बोर्ड का अपॉइंटमेंट किसने किया है? आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर है, चलो सुबह। अभी आवाज सही आ रही है मेरी, क्लियर? निधि वॉइस आ रही है मेरी क्लियर?
दीदी वॉइस आ रही है अभी वापस मेरी क्लियर हो? यस सर, अब आ रही है। 2 मिनट रुक जाओ, बाकियों को भी आ जाऊंगा। ओके सर। चलो दीदी हम कंटिन्यू कर लेते हैं फिर। आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, इसकी वजह से वो वापस कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आवाज आ रही है दीदी मेरी? यस सर। तो आज फिर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखो मैं ये समझाना चाह रहा था कि देखो अल्टीमेटली बोर्ड को अपॉइंट कौन करता है। यहाँ पे बोर्ड का अपॉइंटमेंट किया था बाय द शेयर होल्डर। आगे की बात समझ में सिंपल है? यस सर। ठीक है ना। अब वो किया कैसे आता है वो एक अलग बात है, उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको कि वोटिंग कहना और वो सब चीजें होती है। तो बाय वोटिंग बोर्ड है। और बोर्ड का काम क्या है? देखो बोर्ड का काम है कंपनी को संभालना। किसको संभालना? बोर्ड का काम है कंपनी। कंपनी को संभालना। नाउ दी पॉइंट इज कि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनकी अकाउंटिंग, इन्होंने काम किया नहीं किया, ये शेयर होल्डर्स को पता कैसे चलेगा? क्योंकि शेयर होल्डर कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, ये तो नंबर ऑफ है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। यस। ठीक है, न्यूमरस है, लाखों लोग हो सकते हैं ना शेयर होल्डर्स। तो अब बोर्ड हर एक व्यक्ति को जाकर के तो नहीं बता सकता। तो इसलिए हर साल एनुअली बोर्ड जो है वो रिपोर्ट अपनी पूरी बना करके कि हमने पूरे साल ना क्या काम किया है, कैसे काम किया है, इस कंपनी को काम किया है, ये वो एड्रेस करता है बेसिकली शेयर होल्डर्स को। आगे बात समझ में? एनुअल रिपोर्ट है क्या? यस बेसिकली एक सर। रिपोर्ट है जो कि बोर्ड एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को एड्रेस कर रहा है। आगे समझ में क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ये समझ पाते हैं किस चीज से? वो इस चीज से समझ पाते हैं शेयर होल्डर्स एनुअल रिपोर्ट से कि बोर्ड ने अपना काम प्रॉपर्ली किया है या नहीं किया, या कैसा किया, और इस कंपनी के बारे में जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई एनुअल रिपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि अगर किसी शेयर होल्डर को ये जानना है कि भाई मैंने जिस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, ठीक है, तो हर साल वो एनुअल रिपोर्ट से आप जान सकते हो। आगे भी समझ में क्लियर सिंपल सी बात है? यस सर।
ठीक है, तो दैट्स वाई क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने एनुअल रिपोर्ट के ऊपर जोर दिया है कि देखो ये सब चीजें एनुअल रिपोर्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पेशली ऑडिट कमेटी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो ऑडिट कमेटी को लेकर के इन्होंने बोला कि भाई आपकी ऑडिट कमेटी में का रोल जो है उसकी एक समरी आपको जो है वो एनुअल रिपोर्ट में शामिल करनी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी का रोल मतलब ऑडिट कमेटी का क्या काम है, वो सब चीजें। आगे बात समझ में क्लियर है? सिंपल सी sir. चीज है। उसके अलावा जो भी सदस्य हैं उनके नाम आपको बताने पड़ेंगे ऑडिट कमेटी में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, कितनी बार उन लोगों ने मीटिंग करी है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा सिग्निफिकेंट इश्यूज दैट द कमिटी कंसीडर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, सिग्निफिकेंट इशू, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी सिग्निफिकेंट इशू कमिटी ने कंसीडर किया है तो वो आपको एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सिग्निफिकेंट इशू हम लोगों को मिला था, ठीक है, और कैसे हम लोगों ने उसको एड्रेस किया। मतलब दो बातें हो गई। पहली बात तो सिग्निफिकेंट इशू बताना पड़ेगा बेटा। क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले तो Significant issue. आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, और ये बताने से काम नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये चीज मिली है सिग्निफिकेंट, इसको ठीक कैसे किया आपने, इस इश्यू को एड्रेस कैसे किया आपने, ये भी आपको जो है वो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. An explanation of how it is assess the effectiveness of external audit process and the approach taken to the appointment or reappointment of the। अब आ गया एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस पे, ठीक है। तो आपकी एक्सटर्नल ऑडिट की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस, एक्सटर्नल ऑडिट की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसका असेसमेंट किसको करना है? यहाँ पर ऑडिट कमेटी को करना है। किसको करना है यहाँ पे? Audit committee. ये ऑडिट कमेटी को करना है असेसमेंट, ठीक है। ये तो आपका काम हो ही गया कि आपको करना है, लेकिन आपको अब एनुअल रिपोर्ट में क्या बताना है? आपको एनुअल रिपोर्ट में ये असेसमेंट एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है आपको? ये Assessment. असेसमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बात समझ में नहीं दी? मतलब Yes, sir. करना तो आपको है ही सही काम, लेकिन आपने ये काम किया कैसे ना, ये आप एनुअल रिपोर्ट में एक्सप्लेन करो। आगे समझ में क्लियर है? Yes, sir. ये चीज तो हाउ इट असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस एंड अप्रोच टेकन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने असेसमेंट कर लिया कि भाई एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस कैसी है। अब देखो एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि बाहर का व्यक्ति आकर के देखेगा कि घर में सही Yes, से, sir. ये एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में बताया था, ठीक है ना निधि? Yes, sir. ठीक है। अब मेरा बात ये है कि ये काम करना तो एक्सटर्नल ऑडिटर को है, किसको करना है काम? External auditor. ठीक है, ये काम करना तो एक्सटर्नल ऑडिटर को है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ये काम अपने हिसाब से करेगा या हमारे हिसाब से करेगा? कैसे करेगा वो ये काम, ये बताओ। Sir, उसके हिसाब से. उसके हिसाब से काम करेगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। काम आप मेरे हिसाब से करो, काम आप अपने हिसाब से करो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। Yes, तो sir. ऑडिट कमेटी ने जब असेसमेंट किया कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर ने काम कैसा किया है, इसकी जो प्रोसेस है उसका जब असेसमेंट किया, तो ऑडिट कमेटी को लगा कि यार ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, ठीक है। ये जिस तरीके से ऑडिट कर रहा है उससे जो है वो बाकी फ्रॉड है, मतलब जो एक अच्छी रिपोर्ट बन के आनी चाहिए वो नहीं आएगी, ठीक है ना। ऑडिटर की इच्छा नहीं थी काम करने की, तो उसने काम अच्छे से नहीं किया। तो उसने जब इस प्रोसेस का असेसमेंट किया तो उसने देखा यार ये प्रोसेसमेंट तो जो है वो एप्रोप्रिएट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। कैसी प्रोसेस नहीं है वो? Appropriate. वो प्रोसेस एप्रोप्रिएट नहीं। तो क्या अगले साल भी इसी एक्सटर्नल ऑडिटर को हम कंटिन्यू करेंगे क्या? आप बताओ। No, sir. इसको तो हटा देंगे हम लोग। तो Yes, जब sir. आप असेसमेंट कर रहे हो तो असेसमेंट के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई इस ऑडिटर को हम लोग कंटिन्यू करें या नहीं करें। फर्स्ट सी बात है, अगर आपने एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस का असेसमेंट किया तो असेसमेंट का रिजल्ट या तो सेटिस्फैक्टरी होगा या अनसेटिस्फैक्टरी होगा। भाई यहाँ पे ठीक है, Yes, अच्छे से sir. काम किया या नहीं किया, दोनों बातें हो सकती है। अच्छे से काम किया तो हो सकता है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, रीअपॉइंट करेंगे, और नहीं किया तो हम जो है उसको फिर हटा देंगे भाई। यहाँ पे आगे समझ Yes. में क्लियर बात? यहाँ पे Yes, sir. ये लोगों को
एंड द अप्रोच टेकन टू द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि हो सकता है कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर ने आप ना आपकी कंपनी नॉन ऑडिट सर्विसेज भी लेती है, भाई ऑडिट तो उससे करवा ही रहे, ऑडिट के अलावा हो सकता है हमने कुछ और काम भी करा हो। ये मैंने आपको बताया था, कई बार हमारा ऑडिटर जो होता है ना, उससे हम और कोई काम भी करा लेते हैं। यस लेकिन इससे एक दिक्कत हो जाती है, अगर हम एक्सटर्नल ऑडिटर से दूसरे काम कराएंगे तो हो सकता है वो बाइस्ड हो जाए, होगा नहीं होगा, यस बाइस्ड हो जाएगा ना भाई। अगर मान लो मैं किसी ऑडिटर से अकाउंटिंग ही कर रहा हूँ और फिर उसको बोलूं कि भाई इसी को चेक कर दूं, तो हो सकता है खुद का काम है, उसमें वो गलतियां नहीं निकालेगा वो गलतियां, ये चीज। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने ऑडिटर से नॉन ऑडिट सर्विसेज ली हो, तो अगर उससे इस तरह की सर्विसेज ली है तो आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कैसे किया है, ये ऑडिट कमेटी की ड्यूटी है। देखो, उसको देखना है कि अगर इससे हम दूसरा भी काम करा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर आपने उससे अकाउंटिंग करा ली और फिर आप उसी से ऑडिट करा रहे हो, तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी और जो इंडिपेंडेंस थी ना, वो स्वतंत्रता, अब वो बेटा स्वतंत्र नहीं, ठीक है, वो बाइस्ड हो गया है, ये चीज है। तो अगर आप किसी भी एक्सटर्नल ऑडिटर से नॉन ऑडिट सर्विसेज लेते हो, तो कैसे ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किया गया है, ये हमारी ऑडिट कमेटी क्या करेगी, यहाँ पर देखेगी। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलते हैं वेयर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिट कमिटी एंड द बोर्ड व्हिच कैन नॉट, द ऑडिट कमिटी शुड हैव द राइट टू रिपोर्ट द इशू टू द शेयरहोल्डर द पार्ट ऑफ इट। अब देखो, अल्टीमेटली बोर्ड बड़ा है, कुछ भी कर लो तुम, ऑडिट कमेटी तो जो है वो उसी के मेंबर्स में से बनाई गई कमिटी है, एक समिति है। अब अगर ऑडिट कमेटी और बोर्ड के बीच में लड़ाई हो जाए जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, तो भाई ऑडिट कमेटी क्या करेगी? ऑडिट कमेटी एनुअल रिपोर्ट में ये बात शेयर होल्डर्स के सामने रखेगी कि हाँ भाई देखो, हमारे बीच में और जो है वो ऑडिट बोर्ड के बीच में लड़ाई हो गई है। आगे समझ में क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। और द ऑडिट कमिटी चेयर शुड बी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, the audit committee chair should be present at the AGM to answer question। ठीक है, एजीएम के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक मीटिंग होती है एनुअल, ठीक है, उस मीटिंग के अंदर ऑडिट कमिटी का चेयरमैन होना चाहिए, ताकि अगर वहां पे मीटिंग में अगर कुछ लोगों के सवाल है तो उनका जवाब दिया जा सके। आगे बात समझ में? यस सर। इसको फिर आज यहीं तक पढ़ रहा है, दूसरे बच्चे भी नहीं है, सो कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अभी यही समझ में आ गए 4-5 पॉइंट्स, आज भी ज्यादा डिस्कस किए थे। एक बार पढ़ना इसको घर पे, कल फिर कल की क्लास हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस यस।